इंदौर में कांग्रेस के ऊपर अक्षय बम फूटा है। जी हां, इंदौर में कांग्रेस के ऊपर अक्षय बम फूटा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे इंदौर लोकसभा सीट से। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने मतदान से 14 दिन पहले ही अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद अपनी गाड़ी में अक्षय कांति बम को बैठाकर ले गए और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी में स्वागत है। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी हम जानेंगे और वो बताएंगे हमारे एडिटर इन चीफ, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनके पास जाएंगे और ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन श्याम जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ हमें अपडेट देना चाह रहे हैं। श्याम जी, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा फेलियर, हम इसे कहेंगे बहुत बड़ा फेलियर कांग्रेस पार्टी के लिए कि जहां से पीसीसी अध्यक्ष आते हैं वहीं से ही आपकी पार्टी का एक उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेता है। और बड़ी बात यह है कि आपको भनक भी नहीं है इस चीज की। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित, कांग्रेस में अक्षय बम फूटा है और वो बम जो है अब भाजपा के पास आ गया है। भाजपा का दामन उसने थाम लिया है। हमारे साथ राघवेंद्र शर्मा जी हैं, प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं, कार्यालय प्रभारी हैं। हम उनसे जानेंगे आज, क्योंकि सुबह जो ज्वाइनिंग हुई उन्हीं के नेतृत्व में हुई। नरोत्तम मिश्रा जी भी उस समय साथ में थे, राघवेंद्र शर्मा भी जी थे। लगातार जो है लोग दामन थाम रहे हैं। आखिर क्या वजह है इंदौर में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का फेलियर है। कानों कान हवा नहीं लगने दी भाजपा ने उनको। ये कांग्रेस का फेलियर नहीं, कांग्रेस का ये टोटल फेलियर है, क्योंकि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है। और कांग्रेस केवल पब्लिक के लिए नहीं, कांग्रेस अपने नेताओं के लिए भी अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि उसकी दिशा और दशा दोनों खत्म हो चुकी हैं। अब उसी के नेताओं को उस पर विश्वास नहीं रहा है और कारण यही है कि कांग्रेस वह काम कर रही है वास्तव में जो इस देश की नियति और नीति के खिलाफ है। इसलिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वव्यापी व्यक्तित्व है, जो सारी दुनिया ने भारत का और नरेंद्र मोदी जी का जो लोहा माना है, उससे प्रभावित होकर लोग बीजेपी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में जो उसकी रीति नीति से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों का स्वागत है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, आज पीसी शर्मा जी से बात हो रही थी, कह रहे थे दबाव बना रही है भाजपा, दबाव बना के अक्षय बम को जो है वो शामिल करवाया, अन्य नेताओं को भी इसी तरह से। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है पीसी शर्मा जी पर किसी ने दबाव बनाया है क्या? अगर पीसी शर्मा जी पर नहीं बनाया तो बाकी लोगों पर कैसे बन गया? मुझे ऐसा लगता है कि पीसी शर्मा जी के पास अब कोई जवाब देने के लिए नहीं है। क्या जवाब दें? तो इससे सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमला करना, किसी पर आरोप लगाना शुरू कर दें। पीसी शर्मा जी, अपने परिवार को संभालिए, अपने विचार को संभालिए, भारत की भावना को समझिए, भारत के जनमानस को समझिए। अनर्गल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सुबह बड़ी ज्वाइनिंग हुई। नरेंद्र पटेल खंडवा क्षेत्र के नेता हैं, वो आए। 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की राजनीति करते थे। एक जमाने में मंदिर बनवाया उनके दादाजी ने, इंदिरा जी का, और आज उन्होंने जो है दामन थाम लिया। 50 से अधिक लोग आए। तो ये रामनिवास रावत की लगातार बात चल रही है, वो भी आ रहे हैं। तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। मुझे लगता है लगातार लोग संपर्क में हैं आप लोगों के। अब पीसी शर्मा जी आपके चैनल को देख रहे हैं और वो समझ जाएंगे कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के थे, जिनकी आस्था पहाड़ जैसी थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी का मंदिर बनाया हो, वो अगर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और पीसी शर्मा या कांग्रेस के नेता इस तरह का जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस का अंत बहुत समीप है और ये सारे लोग उसके साक्षी बनने वाले हैं। आगे अब क्या रणनीति है? क्या इसी तरह से सिलसिला और कारवां चलता रहेगा, लोग ज्वाइन करते रहेंगे? आखिर आपको क्या लगता है, ये क्या वहाँ कांग्रेस में वो फेवरेबल स्थितियाँ नहीं है, उज्ज्वल भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को, इसलिए आ रहे हैं आपके पास में? ये क्या, आपको क्या वजह लगी? देखिए, मुझे क्या, जो नेता आ रहे हैं एक बार आप उनसे पूछेंगे उन्हें क्या वजह लग रही है। जब वो आते हैं तो बोलते हैं कि जो भारत के मानस को नहीं समझे, जो भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहा था, ये भारत का जनमानस, जो उस भावना को ना समझे, केवल वोट की राजनीति करने के चक्कर में भारत के
भवितव्य से, भारत के भविष्य से, भारत के विचार से दूर हो जाए, मुकर जाए, ऐसे राजनीतिक दल में कोई रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को समझ नहीं रही है। दुष्यंत का एक शेर है, घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है, इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है वो हम समझेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में और उनसे ही जानेंगे। ब्रजेश जी, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? जो घटनाक्रम हुआ, आप कह रहे थे कि अब हम पर्दे के पीछे की कहानी बताने के लिए आए हैं, बताइए जरा दर्शकों को हुआ क्या ये? देखिए, पर्दे के पीछे कहानी ये है कि इस समय बीजेपी के ज़बरदस्त हौसले बुलंद हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खजुराहो में हुआ, कांग्रेस ने 2 सीट पहले समाजवादी पार्टी को दी, समाजवादी पार्टी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और उसके बाद उससे जो वीडी शर्मा को तकरीबन वहाँ वॉकओवर मिल गया है, तो वो वहाँ से जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हमने उसके बाद से सूरत में देखा, सूरत में जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया, उसकी वजह ये थी कि वहाँ जो 3 प्रस्तावक थे, तीनों ने कहा कि ये हमारे दस्तखत नहीं है। तीनों प्रस्तावक ये एप्लीकेशन दे के गायब हो गया, उनका फॉर्म खारिज कर दिया गया। और सूरत उनका जो डमी कैंडिडेट था दूसरा, उसने भी यही कह के अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इस तरीके से बीजेपी वहाँ निर्विरोध निर्वाचित हो गई सूरत में। और अब बारी थी एक बड़े शहर इंदौर की। इंदौर में पिछली बार जो बीजेपी और कांग्रेस का मार्जिन था, तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा अंतर से शंकर ललवानी वहाँ जीते थे। और इसके पहले 6 बार से वहाँ सुमित्रा महाजन लगातार सांसद बनती आई हैं। तो बीजेपी इतनी बड़ा गढ़ है बीजेपी को कि कांग्रेस को वहाँ से प्रत्याशी नहीं मिला था। तब जीतू पटवारी ने क्या किया कि बजाय किसी पुराने आदमी पर दांव लगाने के, अपने भरोसे का आदमी जो उनके पड़ोस में रहता है और जिसके जो कॉलेज है, यदि हम अक्षय बम की बात करें तो अक्षय बम वहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज चलाते हैं। इनके एक कॉलेज का नाम है इंदौर कॉलेज ऑफ लॉ, इंदौर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो इनको तैयार किया गया, चूँकि इंदौर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जैनियों और गुजरातियों की है। तो कोशिश की कि जैनियों गुजराती के बल पे और कांग्रेस का वोट मिला के ठीक ठाक चुनौती कांग्रेस को बीजेपी को दे दी जाएगी। मगर इसको अक्षय को तैयार किया गया, मगर अक्षय लगातार मुश्किलों में फंसते रहे। अभी 2 दिन पहले उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ 307 का, हत्या के प्रयास का। बीजेपी इसको ले गई और कहा कि इनका फॉर्म खारिज किया जाए। क्यों? क्योंकि हत्या के प्रयास का मामला उन्होंने बताया नहीं था। हत्या का प्रयास का मामला 17 साल पुराना था, मगर बीजेपी तो बीजेपी है, उसको खोद के लाई और बाद में फिर कोर्ट ने उनको राहत दी, बड़ी राहत मिली। अदरवाइज 4 दिन पहले इनका पर्चा खारिज होने की कगार पे आ ही गया था। कांग्रेस ने पूरे बड़े बड़े वकील लगा दिए, पैरवी की गई, तो फिर कोर्ट ने माना कि चूंकि ये हत्या की धारा अभी बढ़ाने को कोर्ट ने ऑर्डर किया है और चूंकि फॉर्म पहले भर लिया गया है, तो अक्षय को एक तरीके से राहत मिली। मगर क्या मालूम था कि पीछे पीछे कुछ और पकड़ा है। और रात में क्या हुआ? रात में ये हुआ है कि जब कैलाश जी ने कहा कि जो जैसा विड्रॉल वहाँ हुआ है खजुराहो में, ऐसा हम इंदौर में भी करवा सकते हैं। उन्होंने नड्डा जी को फ़ोन किया, नड्डा जी ने अमित शाह को फ़ोन किया, सबकी बात हुई और आखिर में कहा गया कि अच्छा यदि ऐसा हो सकता है तो करवाइए। सुबह इन सबको हरी झंडी दी गई कि आप निकल सकते हैं, आप जा सकते हैं। और इसके बाद ही फिर ये पूरा खेल शुरू हुआ। चूँकि इनको पहले ही पार्टी अपने भरोसे में ले चुकी थी। भरोसे में क्यों ले ली गई थी? क्योंकि लगातार मुश्किलों में फंस रहे थे। ये कॉलेज चलाते हैं और कॉलेज वालों पे एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मध्य प्रदेश में जितने कॉलेज हैं, यहाँ बड़े बड़े छात्रवृत्ति घोटाले हो रहे हैं। छात्रवृत्तियों के नाम पे लोगों को रख तो लिया जाता है और वो छात्रवृत्तियाँ दी नहीं जाती, बजाय सीधे कॉलेज के पास चली आती हैं। कागजों पे नॉमिनेशन होते हैं, मगर वास्तव में कोई वहाँ कैंडिडेट होता नहीं है। ऐसा घोटाला कई बार हो गया। तो ये लगातार फंसे हुए थे। फिर आज जब गो थ्रू हुआ तो सुबह सुबह कैलाश जी ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाला और सुबह से हम लोगों की नजर थी कि आज ये खबर फूट सकता है, होने वाली, जैसा कि आप बताए थे। सबसे पहले विस्तार न्यूज नहीं कहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे की कहानी और क्या है वो भी हम विस्तार से जानेंगे। ब्रजेश राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। हम विस्तार से आपको बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम आखिर घटित कैसे हुआ। इंदौर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। पुनीत, क्या कुछ माहौल है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम को लेकर, बताएं जरा हमें। जी देखिए, सुमित आप मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और महेंद्र हाडिया जी पहुंचे, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। बाबा, बीजेपी में आगे है अक्षय बम, क्या कहेंगे आप? अब तो कोई मुकाबला ही नहीं बचा है। नहीं, देखिए मुकाबला तो पहले भी नहीं था। आज पूरा राष्ट्र माननीय मोदी जी के साथ है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर है। लोग इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, लोग भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, लोग हिंदू धर्म से प्रेम करते हैं। और जो आघात राहुल गांधी ने अभी तक और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, आप देखेंगे 4 तारीख को कहीं कोई
नहीं दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी। बाबा क्या पहले से लिख दी गई थी ये पटकथा कि हाँ इस दिन ये आएंगे वापस बीजेपी में? नहीं, पटकथा नहीं, ये तो पटकथा लिखी हुई 4 तारीख आपको मालूम पड़ जाएगा। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो सच साबित हुआ है। जो कांग्रेस के डमी प्रत्याशी थे वो भी अपना नामांकन पहले ले चुके हैं और अब अक्षय बम का भी नामांकन वापस हो गया है, बीजेपी में आ गए, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि शायद प्री प्लान ये पूरा कार्यक्रम था। नहीं, देखिए अक्षय बम ने बहुत समझदारी करी, मैं उनको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने इस राष्ट्र के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो राष्ट्रवादी सोच है, उस पर अमल किया है और वो माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। आपको कब पता चला? आज ही अभी पता चला कि पहले से पता था? कुछ थोड़ा सा बताएं। थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा जी। तो विधायक थे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के मयंक हाडिया, वो अभी हाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे। देखिए ये गौरव रणदीवे आए, अध्यक्ष है इंदौर बीजेपी। क्या बात हो रही है गौरव के अंदर? कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व पे, कांग्रेस की विचारधारा पे और कांग्रेस की कार्य प्रणाली पे कांग्रेस के वर्तमान कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भरोसा नहीं रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्या लग रहा है, क्योंकि अब 8 लाख पार की बात कहती है, बीजेपी के लिए तो आसान है क्योंकि सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं उनके सामने। भाजपा हर चीज को आसान मानती नहीं, हम तो अपने किए हुए काम के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और भरपूर आशीर्वाद और अक्षय कांति बम से क्या कह रहे हैं वो, क्यों आ गए पार्टी में, क्या आपने मन की बात बताई उन्होंने? कांग्रेस की जिस तरह का वहाँ नेतृत्व है और जिस तरह का वहाँ काम है और जो हाल कांग्रेस पार्टी के आज हैं उसको देखते हुए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब एक हुए हैं। पटकथा कब लिखी गई? ये पटकथा कब लिखी गई? पटकथा लिखने का आपको बताएंगे तो काम कैसे चलेगा? देखिए गौरव रणदीवे बता रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जारी है। बीजेपी के जो कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय के उस कमरे में तमाम बड़े नेता मौजूद है, जहां पर अक्षय कांति बम भी मौजूद है और अंदर बातचीत चल रही है। तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय और कई सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार है डॉक्टर अक्षय कांति बम से। तो बातचीत जारी है लगातार और तमाम लोग हैं, हम और बात कर लेते हैं। सर, अक्षय कांति बम पहुंच गए हैं बीजेपी में, आप क्या कहेंगे सर, आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये हुआ, क्या लग रहा है, क्या पहले से उन्होंने सोच लिया था और ये सिर्फ एक खेल चल रहा था? नहीं, कोई खेल नहीं चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से लहर चल रही है और निश्चित है उस लहर के आगे सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस बार माननीय मोदी जी को समर्थन देना है। क्या पहले लिखी गई थी? कोई कहीं कोई कुछ नहीं लिखी। ये तो हृदय परिवर्तन होता है तो निश्चित इस तरह की चीज होती है। इस तरीके से विपक्ष तो पूरी तरीके से कमजोर है। एक अच्छे देखिए, मेरे साथ दिया है, मैं अलग आया हूँ, वो अलग आए हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। देखिए, विपक्ष तो मैं समझता हूँ कि ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अपने लोगों को कैसे संभाल कर रखे, और जहाँ तक विपक्ष की चिंता, तो एक विपक्षी दलों को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता नहीं करेगी। बिल्कुल, ये इंदौर में लगभग कांग्रेस खत्म हो गई है, अब तो यही बिल्कुल खत्म हो गई है। देखिए, पहले 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं और अब लोकसभा के अंदर भी निश्चित हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 8 लाख पार, और ये उसका परिणाम है कि देख लीजिए कि आप, मतलब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शंकर ललवानी जी उससे भी ज्यादा अधिक वोट से जीतेंगे। 12 लाख पार मान लें? नहीं, इतना तो नहीं मानते, पर जितना भी अधिक से अधिक इससे बढ़ के परिणाम आएंगे। तो देखिए, राव विधायक थे मधु वर्मा जो यहाँ अभी हाल पहुंचे हैं। अंदर इंदौर बीजेपी के सारे विधायक मौजूद है। देखिए, मैं आपको अभी हाल जो कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 से चुनाव लड़ने वाले, बातचीत करते रहिए पुनीता, बातचीत करते रहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी दफ्तर, भोपाल बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। वहां पर श्याम लगातार मौजूद है। श्याम, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है और बीजेपी पार्टी यही कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अभय प्रताप सिंह हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लगातार इस प्रदेश कार्यालय में जो सैकड़ों ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, उनकी आंखों के सामने हुई, वो जो है साक्षी रहे उन जो तमाम ज्वाइनिंग के। हम उनसे समझेंगे। एक तरफ कांग्रेस कहती है दबाव की राजनीति कर रही है, भाजपा दबाव बना रही है, इसलिए लोग उनका दामन थाम रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि मोदी का चेहरा है, मोदी की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां उनसे प्रभावित हो रही, सनातन से प्रभावित हो रही। सर, आपने देखा कि आज अक्षय बम जो है भाजपा में आ गए, नामांकन उन्होंने वापस ले लिया कांग्रेस से। बड़ा झटका मानते हैं इसको कांग्रेस के लिए? देखिए, ये तो देश भर में माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर मोदी परिवार में लगातार लोगों का आना जो है प्रारंभ हुआ है। आपने देखा इस प्रदेश कार्यालय साक्षी इसका बना है कि बड़े से बड़े नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आज इंदौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने ज्वाइन किया है। मैं मोदी परिवार में उनका स्वागत करता हूं। और माननीय मोदी जी का जो विजन है, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दिल्ली में जो है पेश किया था लोकसभा चुनाव का, उससे प्रभावित होकर और दूर दूर तक लोग देख रहे हैं कि इस समय जो मोदी जी कहते हैं कि इस बार हम जो शताब्दी वर्ष मनाएंगे स्वतंत्रता का 2047 में, उसका विजन लेकर हम चल रहे हैं। तो हर देश का हर नागरिक, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो मोदी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं शक्कर और दूध की तरह घुल मिल जाएंगे सभी। क्या वाकई में शक्कर और दूध की तरह घुल मिल जाएंगे जितने भी लोग आ रहे हैं? निश्चित तौर पर जो लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इन सब का ध्यान रखेंगे। और जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देंगे। यहाँ पर लगातार रणनीति बनाई जाती है, हम देखते हैं लगातार बैठकें चल रही हैं, उसमें ये भी चर्चा होती होगी कि किन चेहरों को, किन लोगों को लगातार ज्वाइन करवाना है। रामनिवास रावत रहिएगा, श्यामा बातचीत करते रहिएगा। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो हम समझ रहे हैं, और समझाने के लिए ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बताइए पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ये? ब्रजेश जी। सुमित, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही, मगर उससे बड़ा झटका जीतू पटवारी के लिए है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये प्रत्याशी पूरी उन्हीं की चॉइस था। उनका पहचान वाला था, उनका परिचित था, उनका पड़ोसी था। इसे अक्षय बम के सारे कॉलेजेस उनकी विधानसभा में चलते हैं। मगर जिस तरीके से वो इसको सामने लाए थे, बड़ी उम्मीद की गई थी कि जैनी और गुजराती वोटर्स का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आएगा। मगर जिस तरीके से अक्षय बम और बम के रूप में फूटे हैं, उससे जीतू पटवारी की नेतृत्व क्षमता पर एक बार बड़ा सवाल फिर खड़ा होगा कि जो उनका जिस प्रत्याशी को लाने के लिए वो बहुत लोगों से पैरवी की थी, बहुत लोगों से बातचीत की थी, लड़े भी थे, और उसने फिर ये कर दिया। और आपके शहर में माने जीतू पटवारी इंदौर में इतना बड़ा बम फूट जाएगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। पहले खजुराहो में हुआ। खजुराहो में कांग्रेस की चूंकि एक राष्ट्रीय स्तर की गलती थी कि उन्होंने वो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या गूफअप हुआ और जिस तरीके से विड्रॉ किया गया। तो अब ये देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति में बना रही है, किस तरीके से कुश्ती की भाषा कर रहे हैं, तो कैसे पटकनी दे रही है बार बार, कांग्रेस को बार बार पटकनी दे रही है। और कांग्रेस है कि समझने को तैयारी नहीं है। कुल मिला के एक ऐसा बड़ा माहौल बनाने की तैयारी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में विपक्ष पूरी खत्म ही हो गई है। मगर इसके अलावा फिर हम मेरी मध्य प्रदेश से आगे गुजरात जाते हैं, तो गुजरात में जो हुआ उसकी कहानी भी यही है कि किस तरीके से बीजेपी ने प्लानिंग करके उस शहर में इतनी बड़ी पटकनी दी गुजरात में कि जहां पे कांग्रेस बहुत चक्की रह गई और वो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो। ठीक है ब्रजेश जी, मैं लौटूंगा। ब्रजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मुकेश नायक जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में आपका। जिस तरीके से अक्षय बम ने धमाका किया है इंदौर में, पूरी कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया, क्या कहेंगे मुकेश जी? देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली निर्लज्ज राजनीति है जी। ये धोखा है। और राजनीति में इसको क्या कहोगे आप कि ऐसे समय में जो विड्रॉल के अंतिम क्षण चल रहे हो, ताकि हम कोई विकल्प भी ना खड़ा कर सकें, ऐसे समय में पार्टी का छोड़ना, धोखा देना, इस राजनीति को आप ठीक कहेंगे? चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। और आप जिस तरह से आगे कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे बैठे हैं,
पीछे मेंदोला जी बैठे हैं, उनके बगल में उस कैंडिडेट को ले जाया जा रहा है बीजेपी के दफ्तर में। खैर कैलाश विजयवर्गीय से तो इसी तरह की घटिया राजनीति की उम्मीद हम लोग हमेशा करते हैं। उन्होंने कभी एक गुणवत्ता की और कभी अच्छी राजनीति करी ही नहीं। मुकेश जी जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, मगर ये पहली बार तो राजनीति में हुआ नहीं है, ऐसा तो राजनीति में होता ही रहा है। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिक्कत शुरुआत में ये समझ में आ रही थी कि प्रत्याशी मिल नहीं रहे, और जो प्रत्याशी आप लोगों ने उतारे उसमें से ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। एक खजुराहो में हुआ, दूसरा इंदौर में हो गया, उस शहर में हुआ जहाँ के आपके प्रदेश अध्यक्ष का शहर है। देखिए, इसी जो आपने प्रश्न पूछा है ना, इसी साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये दल बदल कराया गया है कि हवा भी न लगे किसी को। विड्रॉल के अंतिम क्षणों में बीजेपी के पूरे नेता षड्यंत्र करके, दबाव डाल के, डंडे के जोर पर, पैसे के जोर पर दल बदल करा दें और लास्ट में इस चीज को एस्टैब्लिश करें कि कांग्रेस में फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है और कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, ताकि एक साइकोलॉजिकल वार में बीजेपी आगे निकल सके। पहले 2 दौर की वोटिंग के बाद जिस तरह की उदासीनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में देखी गई, और जिन शहरी क्षेत्रों में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ज्यादा वोट से जीती थी, वहां 11%, 8% वोट का गिर जाना मतदान में इस बात का संकेत था कि बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं है, और अभी भी नहीं है। खजुराहो में इन्होंने दल बदल कराया। अभी बीडी शर्मा से पूछो, पूरे दिन भर फोन करते फिर रहे लोकसभा क्षेत्र में कि भैया क्या स्थिति है, और हर आदमी उनसे कह रहा है भैया बहुत टाइट पोजीशन है। लोगों ने पसंद नहीं किया। मुकेश जी, ये ऐसा, मुकेश जी इस तरह से मुकेश जी आपको नहीं लगता ये चिंता की बात है? ऐसा पहले बार हम लोग ने एक बार भगीरथ प्रसाद के साथ देखा था। डॉक्टर भगीरथ प्रसाद को आपने भिंड से टिकट दी थी, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। अब इनको देख रहे हैं। एक दफ़ा हम लोग ने विदिशा में देखा था। विदिशा में जब सुषमा स्वराज खड़ी हुई थी, उनके खिलाफ जो राजकुमार पटेल खड़े हुए थे, वो सी फॉर्म जमा नहीं किए थे, उनका पर्चा खारिज हो गया था। तो और अब ये हो गया है। तो आखिर कांग्रेस के साथ ये सारे घटनाक्रम क्यों होते हैं? आपको नहीं लगता कि आप लोग अपने प्रत्याशी चुनने में बड़ी चूक कर जाते हैं और बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है? और राजनीति और षड्यंत्र तो लगता है पर्यायवाची हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इन आस्तीन के सांप जो बैठे हुए हैं ना, इनको ठीक से पहचानना है। हमें आगे बहुत ठोक बजा के अपने उम्मीदवार खड़े करना है, और हम एक बहुत मुकेश जी, ऐसा ना हो कि आस्तीन के सांपों को पहचानते पहचानते बहुत ज्यादा देर हो जाए, बहुत ज्यादा देर ना हो जाए मुकेश जी, आस्तीन के सांपों को पहचानते पहचानते, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरा चरण है। आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे लोकसभा, 11 सीटें जीतने का दावा पीसी शर्मा जी कहते हुए नजर आए थे जब विस्तार न्यूज से बातचीत की थी। कैसे जीतेंगे 11 सीटें 29 में से आप, अगर ऐसा होता रहा तो? 2 सीटें तो गई। देखिए, 2 चरण में जिस तरह से बीजेपी की जमीन हिल गई है, उसी के कारण ये दल बदल इंदौर में कराया गया है। देखिए, वैसे भी इंदौर की सीट से आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मध्य प्रदेश में अगर सबसे कमजोर हमारी कोई सीट थी तो इंदौर सीट थी, और इंदौर सीट से लड़ने वाला जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो भी इस चीज को जानता था, और इसी फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के कारण वो दबाव में आ गया और उसने दल बदल कर लिया। ये इसलिए दल बदल कराया गया है ताकि 2 चरण में जो इनको संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा है, तीसरे चरण में एक साइकोलॉजिकल वॉर में बीजेपी कांग्रेस को एक पराजित दल के रूप में एक परसेप्शन एस्टैब्लिश करना चाह रही है बीजेपी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगी। तो मुकेश जी, अब क्या करेंगे कांग्रेस के लिए? अब इंदौर में कुछ करने को बचा है या नहीं? क्योंकि पिछली बार भी 5.5 लाख वोटों के अंतर से शंकर लालवानी जीते थे, और उसके पहले 6 बार सुमित्रा महाजन वहाँ से सांसद रह चुकी हैं। आपने सही कहा कि इंदौर गढ़ था और सबसे कम उम्मीद आपको इसी जगह से थी, मगर अब इंदौर में कांग्रेस को करने को क्या रह गया है? किसी और को समर्थन देंगे क्या? आप देखिए, खजुराहो सीट पर जिस तरह के समीकरण बने हैं,
आप जरा पता लगाइए। हमको भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनता का जब मन बिगड़ता है, जब जनधारणा बदलती है और कोई भी चीज जब सामूहिक चेतना में ठीक नहीं बैठती है और वो एक दिशा में पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ठीक है मुकेश जी।